नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर हेमराज मीणा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ और मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ। कक्षा 12 की ज्योग्राफी। मैं शुक्रगुजार हूँ मेरे प्रिंसिपल सर का। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और प्रेरित करने के बाद मैंने इस कार्य में अपनी भूमिका निभाने के लिए संकल्प ले लिया है। तो मैं आपको आज भारत की ज्योग्राफी का जो आपके मानव गुण है उसमें जो तेरा अध्याय है पार्ट 2 भारत की जनसंख्या वितरण घनत्व के वर्दी को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो बच्चों, जनसंख्या किसी भी देश की एक ऐसा संसाधन है, यदि वो न हो तो वो देश बेकार है। इसलिए बच्चों, जनसंख्या होना भी जरूरी है। जितने भी देश में संसाधन है उनको उपभोग करने के लिए जनसंख्या होना जरूरी है। तो जनसंख्या क्या है साहब? देखिए, एक निश्चित देखिए ध्यान से देखना कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले समान समूह के लोगों की कुल संख्या जो अतः प्रजनन में सक्षम होती हो तो जनसंख्या कहलाती है। यानी कि जनसंख्या के लिए भौगोलिक क्षेत्र होना आवश्यक है। दूसरी बात, समान समूह होना आवश्यक है। तीसरी बात है वो प्रजनन में सक्षम होती है, वही जनसंख्या कहलाती है। अब नेक्स्ट है, किसी देश की जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन होती है। अगर हम बात करें तो कोई भी देश हो उसकी जनसंख्या ही उसका वास्तविक धन है, क्योंकि देश के संसाधनों का उपभोग करने के लिए जनसंख्या होना जरूरी है। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं और उसकी नीतियां निर्धारित करते हैं। भारत का क्षेत्रफल विश्व का लगभग 2.4% है, जबकि विश्व की यहाँ पर 17.5% जनसंख्या निवास करती है। चीन के बाद भारत जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है, यानी विश्व में दूसरा अधिकतम आबादी वाला देश है। यानी कि विश्व में अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है, उसकी 135 करोड़ जनसंख्या है। और हम अगर दूसरे की बात करते हैं तो भारत है। भारत वैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां बड़ा राज्य है, परंतु जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य है, देश है। चीन में 135 करोड़ जनसंख्या है, तो भारत में 121 करोड़ जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य क्रमशः उत्तर प्रदेश, देखिए ध्यान से, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। ये राज्य ऐसे हैं जो कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो ध्यान रखना कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। तो उत्तर प्रदेश है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र है, फिर उसके बाद बिहार है, उसके बाद पश्चिम बंगाल है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और राज्य देखेंगे तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। वहां की जनसंख्या लगभग 61,000। और हम यदि केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं तो लक्षद्वीप जो है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखिए बच्चों, जनसंख्या वितरण देखिए बच्चों, भूपृष्ठ पे लोगों के फैलाव या स्थानीय वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। भूपृष्ठ यानी पृथ्वी पर लोगों का फैलाव या स्थानीय वितरण को जनसंख्या वितरण कहते हैं। भारत में जनसंख्या वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में जनसंख्या वितरण बड़ा ही असमान है। भारत में इसमें 28 राज्य 29 राज्य दे रहे हैं, जबकि 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश देश के
30% क्षेत्र पर देश की इन 5 राज्य हैं। कौन कौन से देखिए, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों में देश का 30% क्षेत्रफल है और यहाँ पर देश की 50% जनसंख्या निवास करती है। अगर हम वही देखें कि वही पूर्वोत्तर राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अगर हम उनकी बात करते हैं तो पूर्वोत्तर राज्य 10 पर्वतीय राज्यों में देश के 16% क्षेत्रफल है और यहाँ पर 4% जनसंख्या निवास करती है। भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। देखिए बच्चों, भारत की हम बात करें तो 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। इसका कारण यह है कि मैदानी क्षेत्रों में जो भौगोलिक जो मानव की आवश्यकता है, मानव के लिए मूलभूत जो सुविधा है, वो सब कुछ मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। तो इसलिए भारत की 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है, यानी गंगा यमुना का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, इनमें निवास करती है। मैदानी क्षेत्र के बाद अधिक जनसंख्या क्रमशः, अगर हम इसको क्रम वाइज देते हैं तो पहले मैदानी क्षेत्र, फिर उसके बाद में पठारी, फिर तटवर्ती क्षेत्रों में निवास करती है। तो ऐसे ही क्रम वाइज निवास करती है बच्चों। अब देखिए बच्चों, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण को नियंत्रित और प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वो देखिए बच्चों, जलवायु पहला कारक है, जलवायु। दूसरा कारक है उच्चावच या धरातल। जनसंख्या वितरण को या नियंत्रित को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, तो वह सबसे पहला कारक है, मुख्य प्रमुख कारक है जलवायु। अब देखिए दूसरा है उच्चावच या धरातल, और तीसरा है जल आपूर्ति, और चौथा है खनिज संसाधन, और पांचवा जो कारक है वो परिवहन यातायात की सुविधा, और छठा है सामाजिक कारक, और सातवां है राजनीतिक व आर्थिक कारक। तो बच्चे ये 7 कारक हैं। तो आप एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या वितरण को नियंत्रित या प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, तत्सम विस्तार वर्णन भी कीजिए। अरे अक्सर हर बार आता है, तो वेरी वेरी मोस्ट बच्चों ये, तो हम इसका जैसे विस्तार से देखते हैं। तो देखिए जलवायु, जलवायु क्या है बच्चों, दीर्घकालीन दशाओं को जलवायु कहते हैं। एक भौगोलिक क्षेत्र की दीर्घकालीन दशाएं जलवायु कहते हैं, जैसे कि ताप है, दाब है, तो वो जलवायु कहलाती है। एक विशाल क्षेत्र में दीर्घ समय अवधि यानी कि 30 वर्ष से अधिक की मौसमी दशाओं के औसत को जलवायु कहते हैं। यानी कि जलवायु को हम दीर्घ समय अवधि में देखते हैं। मौसम अल्पकालीन दशाएं मौसम कहलाती है। तो अगर दीर्घ समय अवधि है तो उसको उनका योग, ताप दाब सबका योग करके हम जलवायु के रूप में परिभाषित करेंगे। तो जलवायु जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे प्रमुख कारक है। अगर हम बात करें कि जलवायु जनसंख्या वितरण को और घनत्व को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कारक है, सबसे प्रमुख कारक कौन सा है, जलवायु। अत्यधिक शीत, अति उष्ण, अति आर्द्र जलवायु मानव निवास तथा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, राजस्थान का सूक्ष्म मरुस्थल व पूर्वी हिमालय क्षेत्र में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए बच्चों, अत्यधिक जहाँ ठंड पड़ती है वहां कम लोग निवास करते हैं। यदि अत्यधिक गर्मी अति उष्ण है तो वहां भी कम लोग निवास करते हैं। अति आर्द्र जलवायु ऐसा मौसम जिसमें ना कोई चिपचिपा सा मौसम, तो वहां भी कम लोग निवास करते हैं। इसके अलावा उसकी आर्थिक क्रियाकलापों के लिए अनुपयुक्त होने के कारण उस मानव की ये जो जलवायु है उस मानव की आर्थिक क्रियाकलापों के लिए, यानी कि वो अपने जीवन की जो आर्थिक क्रियाकलाप करता है, कृषि करना या और भी कार्य करना, तो उसके लिए अनुपयुक्त होने के कारण वहां पर लोग कम निवास करते हैं।
हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में ज्यादा ठंड पड़ती है। राजस्थान का शुष्क मरुस्थलीय भाग है जहाँ रेती बहुत गर्मी पड़ती है पश्चिमी राजस्थान में, तो वहां भी कम जनसंख्या निवास करती है। देखिए 60% क्षेत्रफल है राजस्थान का, परंतु वहां पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं पूर्वी हिमालय क्षेत्र, वह घनी होने आबादी वाला क्षेत्र है और इस वजह से वहां की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो मानव के अनुकूल नहीं है, इस वजह से यहाँ भी कम जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए बच्चों, दूसरा कारक है उच्चावच। प्रत्यक्ष रूप से धरातल की बनावट किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है, यानी प्रत्यक्ष रूप से धरातल की जो बनावट होती है किसी भी प्रदेश की आर्थिक उन्नति की सीमा निर्धारित करती है। लोग समतल मैदानों को उपजाऊ भूमि वाले क्षेत्रों में बसने को वरीयता देते हैं। यही कारण है कि भारत की सर्वाधिक 42.5% जनसंख्या मैदानी क्षेत्रों में निवास करती है। मैदानी भागों में परिवहन व आजीविका की सुविधा अधिक मिलती है, इसलिए मैदानी क्षेत्र अधिक सघन आबाद होते हैं। अब देखिए, यदि धरातल समतल है, मैदानी है, जहां पर मानव के लिए कृषि करने के लिए उपयुक्त भूमि है, तो वहां अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो गंगा यमुना का जो मैदान है, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, सतलज व्यास का जो मैदान है, तो यहाँ पर अधिक जनसंख्या मिलने का कारण यही है कि वहां पर एक तो कृषि के लिए उपयुक्त भूगोलिक की जलवायु है, दूसरी वहां पर लोगों को जो मूलभूत सुविधा है वो मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। तो इस वजह से ये उच्चावच जो धरातल का जो कारक है ये भी जलवायु को प्रभावित करता है। तीसरा है जलापूर्ति। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था, आपने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जितने भी सभ्यता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता है, नील नदी की सभ्यता है, मिस्र की सभ्यता है, चीन की सभ्यता है, जितनी भी सभ्यता है प्राचीन समय में, वो सारी सभ्यताएं हैं नदी घाटी के किनारे विकसित हुई। तो जल आपूर्ति भी जनसंख्या वितरण को और घनत्व को प्रभावित करता है, जैसे कि जल की प्राप्ति जनसंख्या वितरण घनत्व को अधिकतम प्रभावित करती है। यदि जल नहीं होगा तो वहां जनसंख्या निवास नहीं करेगी। तो देखिए बच्चों, यही कारण है कि नदी घाटी के विश्व के प्राचीनतम और सघन बसे हुए क्षेत्र रहे हैं। जल का उपयोग घरेलू कार्य, औद्योगिक इकाइयां, सिंचाई आदि में किया जाता है। देखिए, अगर जहाँ पर जल है वहां पर आपको पता है कि घरेलू कार्य में जल का उपयोग होता है। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयां भी वहीं स्थापित की जाती है जहां पर जल है, और जहां पर जल है वहां पर कृषि की जाती है और सिंचाई के साधन होना चाहिए। सिंचाई के साधन बिना कृषि नहीं कर सकते किसान लोग। तो जल आपूर्ति भी जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। खनिज संसाधन, खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं। देखो बच्चों, जो खनिज होते हैं और उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं, यानी कच्चा माल होते हैं खनिज। तो जहां पर खनिज निकलते हैं वहां पर ही सबसे ज्यादा उद्योग स्थापित होते हैं, क्योंकि उद्योग कहाँ स्थापित होंगे? जहां पर खनिज मिलते हैं, क्योंकि परिवहन लाना ले जाना बहुत सारी समस्या होती है। तो उद्योगों को हमेशा खनिज भंडार के क्षेत्र के समीप ही लगाया जाता है। तो खनिज उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद होते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियों रोजगार उत्पन्न करती है। खनन और औद्योगिक जितनी भी गतिविधियां हैं वहां रोजगार उत्पन्न होता है, और रोजगार उत्पन्न होने की वजह से बच्चों रोजगार उत्पन्न होने की वजह से वहां पर जनसंख्या अत्यधिक मात्रा में निवास करती है, जिसके कारण क्षेत्र में जनसंख्या अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि दामोदर घाटी, छोटा नागपुर भंडार आदि खनिज क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का जमाव संभव है। देखिए,
जो दामोदर घाटी है, छोटा नागपुर का भंडार है, यहाँ पर लोहा, कोयला इत्यादि मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या निवास करती है। अब देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक कारक, कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक में हम देखेंगे कुछ ऐसे स्थान है जैसे केदारनाथ है, ओंकारेश्वर है, ऐसे स्थान है जो कुछ स्थान धार्मिक सांस्कृतिक महत्व के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण वहां पर अधिक जनसंख्या, जबकि जिन क्षेत्रों में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता रहती है वहां जनसंख्या कम निवास करती है। देखिए जहाँ धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर अधिक जनसंख्या निवास करती है। उसका कारण यह है कि धार्मिक स्थलों पर रोजगार मिलता है लोगों को, वहां पर अनेक विकल्प होते हैं लोगों के पास, तो अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। और जहां पर सामाजिक राजनीतिक अस्थिरता है वहां पर जनसंख्या निवास नहीं करती। जैसे कि मान लीजिए जहां पर आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां पर जनसंख्या निवास करना पसंद नहीं करती, तो वहां पर कम जनसंख्या निवास करती है। राजनीतिक और आर्थिक कारक, देखिए जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कारक एक राजनीतिक और आर्थिक कारक भी है। तो राजनीतिक आर्थिक कारक में पता है बच्चों, आज जम्मू कश्मीर की हालत आपको सबको पता है, आप डेली अखबार पढ़ते हैं। तो राजनीतिक उथल पुथल, असंतोष, असुरक्षा आदि के कारण क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या शांत क्षेत्रों की ओर प्रवास कर जाती है। जहां पर राजनीतिक उथल पुथल होता है, असंतोष होता है, आए दिन दंगे होते हैं, असुरक्षा आदि के कारण इस क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या जहाँ शांत क्षेत्र है, जहाँ पर कोई ऐसा कोई माहौल क्रिएट नहीं होता, वहां पर ये प्रवास कर जाती है। जम्मू कश्मीर, असम आदि राज्यों में आतंकवादी गतिविधियों के कारण जनसंख्या कम पाई जाती है, क्योंकि ये जो जनसंख्या है कम पाई जाती है। नेक्स्ट, जनसंख्या घनत्व। तो ये बच्चों ये कारक है, आपने देख लिया होगा। जनसंख्या वितरण को नियंत्रित प्रभावित करने वाले कारक जलवायु है, धरातल है, जलापूर्ति है, खनिज संसाधन है, परिवहन या यातायात की सुविधा है, सामाजिक कारक है, राजनीतिक और आर्थिक कारक है। अब देखिए बच्चों, जनसंख्या घनत्व। घनत्व का मतलब होता है बच्चों कि 1 वर्ग किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाली जनसंख्या उस क्षेत्र का जनघनत्व कहलाता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होगा कि प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व के द्वारा जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। अब देखिए जनसंख्या वितरण के जनसंख्या घनत्व के द्वारा जनसंख्या के जो स्थानीय वितरण है उसको हम अच्छे तरीके से समझने की हम समझ सकते सहायता मिलती है। जैसे कि मान लीजिएगा कि जब पटारी विभाग है तो हम एक भूगोल का विद्यार्थी यह अनुमान लगा सकता है कि भाई ये पटारी भूभाग है और यहाँ पर उतनी मात्रा में जनसंख्या निवास नहीं करती जितनी मात्रा में मैदानी क्षेत्र में निवास करती है। एक पर्वतीय क्षेत्र का भूभाग है, भूगोल का विद्यार्थी ये अनुमान लगा सकता है कि पर्वतीय क्षेत्र की जो भौगोलिक दशा है वह मानव के लिए अनुकूल नहीं होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या का जो वितरण है वह कम है। तो जनसंख्या घनत्व के द्वारा जनसंख्या के स्थानीय वितरण को बेहतर ढंग से समझने में सहायता मिलती है। भारत की जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या घनत्व की तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर भारत की जनसंख्या घनत्व है। जो एशिया में बांग्लादेश उसका है 849 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बाद दूसरा स्थान है। यानी एशिया महाद्वीप में
अगर हम दूसरे स्थान पे आते हैं जनसंख्या घनत्व में, भारत में राज्य स्तर पर जनसंख्या घनत्व में बहुत विषमताएं पाई जाती है। अगर हम देखते हैं कि भारत में जो राज्य स्तर है उसमें जनसंख्या घनत्व में बहुत सारी विषमताएं पाई जाती है। इसका कारण वही है, वो 4-5 कारण हैं। वो अपने जो भी कारण पढ़े हैं उन्हीं कारणों की वजह से भारत में जनसंख्या घनत्व में विषमता पाई जाती है। तो बिहार में 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अब देखिए, अगर जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की? उत्तर प्रदेश की। सबसे ज्यादा जनगणना कौन सा राज्य का? बिहार का। तो देखिए, बिहार का 1002 व्यक्ति 1002 व्यक्ति प्रति तो हम देख रहे थे कि भाई सबसे ज्यादा जनगणना तो बिहार राज्य का है। 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सर्वाधिक जनगणना वाला राज्य है, जबकि अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर न्यूनतम जनगणना वाला राज्य है। आपने देखा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। अगर हम केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम की बात करें तो लक्षद्वीप। और सबसे ज्यादा जनगणना वाला राज्य कौन सा है? बिहार। कितनी है? 1002 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साथ ही जबकि सबसे कम जनगणना वाला राज्य की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश है, जिसका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में न्यूनतम जनगणना पाया जाता है। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली सबसे ज्यादा जनगणना वाला, केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली 11,297 तथा व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है दिल्ली का। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो आपका बच्चा जवाब होगा कि दिल्ली है और वहां का जनघनत्व है 11,297 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम जनघनत्व वाले। और देखिए, यदि हम बात करते हैं न्यूनतम जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश की, तो वह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जहां पर 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में केवल केरल राज्य का घनत्व सबसे अधिक है 859। इसके बाद तमिलनाडु का घनत्व है 555।